अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू फाइल एन अपील इन कमिश्नर अपील्स एफबीआर। आप किसी ऑर्डर के अगेंस्ट कमिश्नर अपील्स में अपनी अपील को किस तरह से फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 127 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस देखेंगे, उसके बाद हम रूल्स पे जाएंगे एंड सब्सीक्वेंटली हम जाएंगे आईआरएस पे कि आपने अपील किस तरह से फाइल करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको रेलेवेंट सेक्शंस बता देता हूँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के, और सब्सीक्वेंटली हम इनकम टैक्स रूल्स पे जाके प्रिस्क्राइब्ड जो प्रोसीजर है अपील फाइलिंग का वो देख लेंगे। तो सबसे पहले अपने ऑर्डिनेंस पे चलता हूँ। अपील फाइलिंग में जो सबसे मेजर चेंज आई है वो है जी अमाउंट की लिमिटेशन की। वो मैं आपको बता देता हूँ। Pecuniary jurisdiction in appeals, notwithstanding anything contained in any other provisions of this ordinance, an appeal to the Commissioner of Appeals shall lie where the value of assessment of tax, or as the case may be, refund of excess tax does not exceed 20 million rupees. अगर आपके अगेंस्ट जो ऑर्डर हुआ है उसकी अमाउंट 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो आप अपील डायरेक्टली कमिश्नर अपील्स के पास फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी अमाउंट 20 मिलियन से ज़्यादा बढ़ जाती है, सपोज करें कि कमिश्नर ने आपकी असेसमेंट अमेंड कर दी, अब उस असेसमेंट के अगेंस्ट आप जाएंगे कमिश्नर अपील्स के पास, लेकिन अगर उस असेसमेंट के अगेंस्ट आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन गई है 21 मिलियन, 2 करोड़ 10 लाख, तो उस केस में आपको डायरेक्टली एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा। आपका जो कमिश्नर अपील्स वाला फॉरम है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही आपका रिफंड का ऑर्डर है, अगर वो 20 मिलियन तक है तो आप जा सकते हैं कमिश्नर अपील्स के पास, लेकिन अगर 20 मिलियन से ज़्यादा उसकी अमाउंट है तो आपको एपलेट ट्रिब्यूनल में उसके खिलाफ अपील फाइल करनी पड़ेगी। An appeal to the appellate tribunal inland revenue shall lie where the value of assessment of tax, as the case may be, refund of tax exceeds 20 million rupees। और एपलेट ट्रिब्यूनल में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कमिश्नर ने आपके खिलाफ कोई ऑर्डर किया, आपकी लाइबिलिटी बन गई, जो टैक्स लाइबिलिटी थी वो बढ़ गई 20 मिलियन से, तो आपके पास एपलेट ट्रिब्यूनल का फॉरम है, आप कमिश्नर अपील्स में नहीं जाएंगे। और ऐसे ही आपने रिफंड की एप्लीकेशन फाइल की और कमिश्नर ने आपका रिफंड रिजेक्ट कर दिया, और जो रिजेक्शन है उसकी वैल्यू 20 मिलियन से एक्सीड कर रही थी, या जो रिफंड एप्लीकेशन है वो पूरी की पूरी उसने रिजेक्ट कर दी और उसकी वैल्यू 20 मिलियन से एक्सीड कर रही थी, तो इस केस में भी जो आपकी अपील है वो फाइल होगी एपलेट ट्रिब्यूनल में। नीचे चलता हूँ जी। Application for the purposes of this section, value of assessment of tax means the net increase in tax liability of a person as a result of order sought to be assailed, and value of refund means net reduction in refund as a result of order sought to be assailed। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लाइबिलिटी उसने आपकी बढ़ा दी। सपोज कर लें आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की और आपके मुताबिक कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बन रही, कमिश्नर ने आपकी असेसमेंट अमेंड कर दी और उसके अगेंस्ट आपकी जो लाइबिलिटी है वो बन गई 20 मिलियन। तो जो लाइबिलिटी में इंक्रीज आ रहा है उसको आपने कंसीडर करना है, प्रायर लाइबिलिटी को आपने कंसीडर नहीं करना। सपोज कर लें आपकी टैक्स लाइबिलिटी थी 2 मिलियन, कमिश्नर ने आपकी असेसमेंट अमेंड कर दी और आपकी लाइबिलिटी बन गई 22 मिलियन, तो जो नेट इंक्रीज है 20 मिलियन का आपने उसको रखना है जेन में। ऐसे ही रिफंड का ऑर्डर था, आपने रिफंड के लिए एप्लीकेशन अप्लाई की 25 मिलियन की, उसमें से 5 मिलियन का उसने जो क्लेम था रिफंड का वो एक्सेप्ट कर लिया, 20 मिलियन का रिजेक्ट कर दिया। तो जो गैप है बिटवीन 5 मिलियन एंड 25 मिलियन, जो 20 मिलियन है उसको आपने जेन में रखना है कि वो अमाउंट जो है वो असेस करेगी कि आपकी अपील जो है कमिश्नर अपील्स पे फाइल होगी या आप फाइल करेंगे अपील इन एपलेट ट्रिब्यूनल में। तो ये बात आपने जेन में रखनी है। उसके बाद सब सेक्शन 2 आ रहा है। A person, or as the case may be, officer of Inland Revenue, aggrieved by an order of the Commissioner Appeals, in case under Clause A of subsection 1, may file a reference before the High Court in accordance with Section 133। दूसरी बात यह है कि अगर किसी के भी हक में या किसी के अगेंस्ट डिसीजन आ जाता है कमिश्नर अपील से, सपोज कर लें जो टैक्स पेयर है उसके हक में डिसीजन आ गया, तो जो कमिश्नर है वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट रेफरेंस फाइल करेगा हाई कोर्ट में, वो एपलेट ट्रिब्यूनल में अपील नहीं फाइल करेगा। तो ये जो सेकंड फॉरम था वो उन्होंने खत्म कर दिया। अगर 20 मिलियन तक आपकी टैक्स लाइबिलिटी थी और आप अपील्स में चले गए, सपोज कर लें कि आप अपील हार गए, अपील का डिसीजन जो था वो आपके फेवर में नहीं हुआ, वो हो गया कमिश्नर के फेवर में, तो जो टैक्स पेयर है अब वो एपलेट ट्रिब्यूनल में अपील नहीं फाइल कर सकेगा कमिश्नर अपील्स के डिसीजन के खिलाफ, वो डायरेक्टली फाइल करेगा हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में आपको पता है कि रेफरेंस फाइल होता है। तो ये मेजर चेंज आई है इसमें। उसके बाद सब सेक्शन 3 आ रहा है जी। अ पर्सन और एज द केस में बी ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द एपलेट ट्रिब्यूनल इन केस अंडर क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 में फाइल अ रेफरेंस बिफोर द हाई कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 133। ऐसे ही अगर कोई एपलेट ट्रिब्यूनल के
डिसीजन के खिलाफ कोई अपील फाइल करेगा तो वो डायरेक्टली जाएगा हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में वो रेफरेंस फाइल कर देगा, चाहे अग्रीव पार्टी टैक्स पेयर है, चाहे वो अ, आपका डिपार्टमेंट है। सब सेक्शन 4 में वो बता रहा है कि जो कमिश्नर अपील्स के पास केसेस होंगे 31 दिसंबर 2024 तक, वो ऑटोमेटिकली अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके आगे सब सेक्शन 5 है, उसमें ये बता रहा है कि जो केसेस ट्रांसफर हुए हैं वो अंडर सेक्शन 132 जो है उसके तहत जो टाइम लिमिटेशन है अपीलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन मेकिंग की, उसके मुताबिक जो केसेस हैं वो डिसाइड होंगे। सो ये हमारा सेक्शन 126A हो गया, ये मैंने आपको बता दिया, जिसमें उसने लिमिटेशन लगाई हुई है कि इतनी अमाउंट की लाइबिलिटी होगी तो आप कमिश्नर अपील्स के पास जाएंगे, इतनी अमाउंट से एक्सीडिंग लाइबिलिटी होगी तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करेंगे। नीचे चलता हूँ। उसके बाद आ रहा है आपके पास सेक्शन 127 अपील्स टू द कमिश्नर अपील्स। इसमें सब सेक्शन 1 में बता रहा है कि इन सेक्शंस के तहत जो है अगर आप अग्रीव्ड हैं तो आप कमिश्नर अपील्स के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। उसके बाद है जी सब सेक्शन 2 नो अपील अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी मेड बाय अ टैक्स पेयर अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट अनलेस द टैक्स पेयर हैज पेड द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 137। उसके बाद कह रहा है कि कोई भी टैक्स पेयर जो है वो कमिश्नर अपील्स में अपील फाइल नहीं कर सकता अनलेस वो जो उसको नोटिस आया हुआ नोटिस टू पे टैक्स वो पे ना कर दे। लेकिन इस पे आगे स्टे भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एन अपील अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, मैं आपको फॉर्म ऑफ अपील भी दिखा दूंगा, बी वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, स्टेट प्रिसाइजली द ग्राउंड्स अपॉन विच द अपील इज मेड। आपने ग्राउंड्स ऑफ अपील भी फाइल करनी है। ग्राउंड्स ऑफ अपील में आप ब्रीफली बताते हैं कि किन वजह से आप अपील फाइल करें, क्या वजूहत हैं। जो ऑर्डर है वो अगेंस्ट द लॉ है, वो अगेंस्ट द स्टेट है, अगेंस्ट द पर्सनल लिबर्टी है, जो भी है, जो भी रीज़न है वो अनलॉफुल है, जो भी आपने रीज़न लिखनी है। यहाँ जो कमिश्नर है उसने सही से लाइबिलिटी आपकी असेस नहीं की। बी accompanied बाय द प्रिस्क्राइब्ड फी स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 4। फी के बारे में आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। बी लॉज्ड विद द कमिश्नर अपील्स विद इन द टाइम सेट आउट इन सब सेक्शन 5। तो जो आपने अपील फाइल करनी है इसका स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है, ये नहीं है कि आप जब मर्जी फाइल कर दें। द बोर्ड में प्रिस्क्राइब मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ अपील्स। अपील्स आपकी अब जो है IRS पे जा रही है और इलेक्ट्रॉनिकली फाइल हो रही है। द प्रिस्क्राइब्ड फी शैल बी इन केस ऑफ अपील अगेंस्ट एन असेसमेंट वेयर द एप्लेंट इज अ कंपनी 5000 रुपीज़। अगर आपकी असेसमेंट अमेंड हुई है और आपका स्टेटस कंपनी है तो इस केस में 5000 रुपीज़ है। वेयर द एप्लेंट इज नॉट अ कंपनी 2500 रुपीज़। अब इसमें असेसमेंट का ये मतलब है कि कमिश्नर ने आपकी रिटर्न को रिव्यू किया और उसने आपकी लाइबिलिटी को रीअसेस कर दिया या आपकी इनकम को रीअसेस कर दिया। कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया। अब दूसरे केसेस में क्या हो सकता है, आपकी पेनल्टी आप पे लग सकती है, डिफ़ॉल्ट चार्ज लग सकता है, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। सो उस केस में जो आपकी फ़ी है वो कंपनी के केस में 5000 ही रहेगी अपील की, और जो इंडिविजुअल है उसके केस में अपील की फ़ी 1000 हो जाएगी। एन अपील शैल बी प्रेफर्ड टू द कमिश्नर अपील्स विद इन 30 डेज ऑफ द फॉलोइंग। अपील आपने फाइल करनी है विद इन 30 डेज। Where the appeal relates to any assessment or penalty, the date of service of notice of demand relating to the said assessment or penalty as the case may be। तो अपील आपने फाइल करनी है विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड, या पेनल्टी के केस में पेनल्टी का नोटिस जो, और ये डेट जो है यूजुअली हम यूज़ कर रहे होते हैं जिस डेट को हमें कोरियर रिसीव हुआ होता है। आगे फर्दर देखते हैं। एंड इन एनी अदर केस द डेट ऑन विच द ऑर्डर टू बी अपील अगेंस्ट इज सर्व्ड, जिस दिन को नोटिस सर्व हुआ। अब नोटिस की सर्विस हम इस तरह से देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। तो हम यूजुअली कंसीडर कर रहे होते हैं जिस डेट को हमें ऑर्डर रिसीव हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली बहुत से लोगों के पास ईमेल तो चली जाती है जब उनको कोई नोटिस आता है या उनके अगेंस्ट कोई ऑर्डर इशू होता है, लेकिन जो कोरियर है, कोरियर यूजुअली 5-10 दिन के गैप के साथ आ रहा होता है। तो जिस दिन को हमें कोरियर आता है हम उसको डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस कंसीडर करते हैं। आगे सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 127, the commissioner appeals may upon application in writing by the appellant admit an appeal after the expiration of the period specified in subsection 5 if the commissioner appeals is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from lodging the appeal within that period। आप आफ्टर 30 डेज भी जो है अपील फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंडोनेशन एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। आप कंडोन करेंगे और आप उसमें बताएंगे कि कौन सी रीजंस थी जिनकी वजह से आप विद इन 30 डेज अपनी अपील फाइल नहीं कर सके। सपोज कर लें आपको जो सर्विस ऑफ नोटिस है थ्रू कोरियर वो लेट रिसीव हुआ या आपको रिसीव ही नहीं हुआ, आपने जब टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी तब आपने IRS पे जाके अपना इनबॉक्स देखा और वहाँ से आपको
नोटिस रिसीव हुआ या ऑर्डर रिसीव हुआ। सो आपने सफिशिएंट रीजंस लिखनी है कंडोनेशन एप्लीकेशन में कि किन रीजंस की वजह से आपकी जो अपील की एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट किया जाए। तो जो कंडोनेशन एप्लीकेशन है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। आगे है जी 128 प्रोसीजर इन अपील। द कमिश्नर अपील शैल गिव नोटिस ऑफ द डे फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ द अपील टू द अपीलेंट एंड टू द कमिश्नर अगेंस्ट हुज ऑर्डर द अपील हैज़ बीन मेड। तो कमिश्नर अपील जो है वो दोनों पार्टीज को बुला लेगा। डिपार्टमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो कमिश्नर है आपका, वो भी आ जाएगा, और जो इंडिविजुअल है, अब जो इंडिविजुअल है, कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, वो किसी को भी एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है। वो अपने एम्प्लॉय को भी कर सकती है, वो किसी एडवोकेट को भी कर सकती है, वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी कर सकती है, व्हाट्सएवर। Where in a particular case the commissioner appeals is of the opinion that the recovery of tax levied under the ordinance shall cause undue hardship to the taxpayer, he, after affording opportunity of being heard to the commissioner against whose order appeal has been made, may stay the recovery of such tax for a period not exceeding 30 days in aggregate. जैसे मैंने आपको स्टार्ट पे दिखाया था 127, जो ऑर्डर में आपकी टैक्स डिमांड रेज हुई है, जब तक आप उसको पे नहीं करेंगे आप अपील में नहीं जा सकते। लेकिन जो सेक्शन 128 है उसमें वो बता रहा है कि अगर आपके पास सफिशिएंट रीजंस हैं तो उसकी बेस पे वो आपको स्टे ग्रांट कर देगा फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज के 30 डेज तक आपकी कोई रिकवरी नहीं कर सकता कमिश्नर। The commissioner appeals after affording opportunity of being heard. The commissioner against whose order appeal has been made may stay the recovery of such tax for a further period of 30 days, provided that the order on appeal shall be passed within the said period of 30 days. जो आपका कमिश्नर अपील्स है वो डिमांड के स्टे को मजीद 30 दिन एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि 60 डेज तक उसको लेके जा सकता है, प्रोवाइडेड डेट के जो ऑर्डर है वो 60 डेज के अंदर हो जाए। आगे जी एडजमेंट का बता दिया। The commissioner appeals may before the hearing of an appeal allow an appellant to file any new ground of appeal not specified in the grounds of appeal already filed by the appellant where the commissioner appeals is satisfied that the omission of the ground from the form of the appeal was not willful or unreasonable। तो जो कमिश्नर अपील्स है वो हियरिंग के पहले आपको अलाउ कर सकता है कि आप फर्दर ग्राउंड्स ऑफ अपील भी फाइल कर लें। The commissioner appeals may before disposing of an appeal call for such particulars as the commissioner appeals may require respecting the matters arising in the appeal or cause further inquiry to be made by the commissioner। तो जो आपका कमिश्नर अपील्स है वो फर्दर चीज़ें भी रिक्वायर कर सकता है, वो केस को रिमांड बैक भी कर सकता है और कमिश्नर को कह सकता है कि आप फर्दर इंक्वायरी करें। The commissioner appeals shall not admit any documentary material or evidence which was not produced before the commissioner unless the commissioner appeals is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from producing such material or evidence before the commissioner। आगे वो बता रहा है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पेश नहीं कर सकते कमिश्नर अपील्स के पास, प्रोवाइडेड एट कि आपने पहले वो अपने रेलेवेंट कमिश्नर को पेश किया हो। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट ऑर्डर ही हो गया और आपने देखा ही नहीं है तो आप अल्टीमेटली कमिश्नर अपील्स के पास ही वो फाइल करेंगे वो डॉक्यूमेंटेशन। आगे जी सेक्शन 129 डिसीजन इन अपील। इन डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील लॉज्ड अंडर सेक्शन 127 द कमिश्नर अपील्स में मेक एन ऑर्डर टू कंफर्म, मॉडिफाई or annul the assessment order after examining such evidence as required by him respecting the matters arising in appeal or causing such further inquiries to be made as he deems fit। तो सेक्शन 129 जो है वो ऑर्डर्स की टाइप बता रहा है। कमिश्नर अपील्स आपके ऑर्डर को नलीफाई भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। सपोज कर लें कि जो आपका कमिश्नर था उसने लाइबिलिटी आपकी इनहेंस कर दी 19 मिलियन से, यानी कि 1,90,00,000 से। आपने कमिश्नर अपील्स के पास अपील फाइल की और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस प्रोवाइड कर दिए। तो कमिश्नर अपील्स ने आपके जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस थे जैसे सीपीआरस हो गए, तो उसने उन सीपीआरस की बेस पे आपकी लाइबिलिटी कर दी 11 मिलियन, तो ये उसने ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया। उसके बाद अनल है जी। अनल का मतलब ये है कि सेट असाइड कर देना, और कंफर्म का मतलब ये है कि वही अमाउंट जो थी जो कमिश्नर के पास थी वही कमिश्नर अपील्स ने कह दिया कि यही लाइबिलिटी है और रेलेवेंट कमिश्नर ने जो असेसमेंट किया वो ट्रू एंड फेयर है। इन एनी अदर केस मेक सच ऑर्डर एज द कमिश्नर अपील्स थिंक फिट। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर जो है जो भी कमिश्नर अपील्स को समझ आ रही है वो कर सकता है। द कमिश्नर अपील शैल नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनी असेसमेंट ऑर्डर और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एनी रिफंड अनलेस द एप्लेंट हैज बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट सच इंक्रीज और डिक्रीज एज द केस में बी। जो आपका कमिश्नर अपील्स है वो लाइबिलिटी इनहेंस नहीं कर सकता, जो आपके कमिश्नर ने ऑर्डर किया है उससे वो लाइबिलिटी इनहेंस नहीं कर सकता, या जो रिफंड की अमाउंट है उसको कम नहीं कर सकता, प्रोवाइडेड डेट कि वो टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ना करें।
where as a result of an appeal, any change is made in the assessment of an association or person, or a new assessment of an association or person is ordered to be made, the Commissioner of Appeals may authorize the Commissioner to amend accordingly any assessment order made on a member of the association at the time limit in subsection 2 of section 122 shall not apply to be making such amended assessment. जैसे ही किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी किसी पार्टनरशिप फर्म की असेसमेंट अमेंड होती है तो उसका इम्पैक्ट जो है उसके पार्टनर्स पे भी जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स तो प्रॉफिट ले रहे होते हैं फ्रॉम एओपी, और आपको पता है कि एओपी ने टैक्स दे दिया होता है और पार्टनर्स की इनकम में जो प्रॉफिट जा रहा होता है वो सिर्फ रेट परचेज के लिए जा रहा होता है, उस पर टैक्स नहीं लग रहा होता। तो अगर पार्टनरशिप फर्म की असेसमेंट अमेंड हो गई है तो उसके पार्टनर्स की असेसमेंट भी अमेंड होगी, क्योंकि पार्टनरशिप की ही इनकम आगे गई है पार्टनर्स को। तो जो कमिश्नर अपील्स है वो कमिश्नर को ऑथराइज कर सकता है कि वो पार्टनरशिप फर्म की भी जो असेसमेंट है उसको अमेंड कर दे और जो उसके पार्टनर्स हैं उनकी इनकम को भी अमेंड कर दे। As soon as practicable after deciding an appeal, the Commissioner of Appeals shall specify in the order the amount of tax upheld and serve his order on the appellant and the Commissioner. जैसे ही अपील का डिसीजन आ जाता है तो कमिश्नर जो है वो ऑर्डर इशू कर देता है, ऑर्डर टैक्स पेयर को भी प्रोवाइड किया जाता है और रेलेवेंट कमिश्नर को भी, और उसमें अमाउंट लिखी होती है जितनी टैक्स लायबिलिटी उसने अपहेल्ड की है। Provided that such order shall be passed not later than 120 days from the date of filing of appeal or within an extended period of 60 days for reasons to be recorded in writing by the Commissioner of Appeals. आगे वो बता रहा है कि कमिश्नर अपील्स ने ऑर्डर करना विद इन 120 डेज, या वो 60 डेज एक्सटेंड कर देगा और उसकी रीज़न वो रिकॉर्ड करेगा। Provided further that any period during which the hearing of an appeal is adjourned at the request of the appellant or is postponing due to any appeal or proceeding or stay order, remand or alternative dispute resolution proceedings or for any other reason shall be excluded in the imputation of the aforementioned periods. आगे वो बता रहे हैं कि अगर आपने एडजर्नमेंट्स ली हैं या किसी भी वजह से अपील जो है वो डिले हो रही है तो वो पीरियड आपने एक्सक्लूड कर देना है ऑर्डर के पीरियड में से, क्योंकि लॉ तो कह रहा है ना कि आपने विद इन 120 डेज ऑर्डर पास करना है या प्लस 60 डेज आप इसको कह सकते हैं, लेकिन अगर बीच में एडजर्नमेंट्स आ रही हैं तो वो डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर से एक्सक्लूड हो जाएंगे। सो जी ये मेरे सेक्शंस थे 126 ए से लेके 129 तक। इसके आगे जो आपका एपलेट ट्रिब्यूनल के जो सेक्शंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। सो अभी हमने अपील्स के सेक्शंस देखे ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन था वो था 126 ए, जिसमें उसने बताया कि 20 मिलियन तक आप अपील फाइल कर सकते हैं बिफोर कमिश्नर अपील्स। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात थी कि डिसीजन अगर आपके अगेंस्ट आ जाता है तो आपने एपलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल नहीं करनी, आपने सीधा चले जाना हाई कोर्ट में और उधर आपने कमिश्नर अपील्स की डिसीजन के खिलाफ आपने रेफरेंस फाइल कर देना, चाहे वो ऑर्डर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट आया चाहे वो ऑर्डर टैक्स पेयर के अगेंस्ट आया। तो जो अपील का फॉरम है वो एपलेट ट्रिब्यूनल निकल गया, आपने डायरेक्ट हाई कोर्ट में रेफरेंस फाइल करना है। उसके बाद 127 था, उसमें बताया हुआ है कि अपील की फ़ी कितनी है, अपील कब फाइल करनी है, टाइम लिमिटेशन है, कितने टाइम पीरियड के अंदर आपने फाइल करनी है, विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग ऑफ नोटिस आपने फाइल करनी है। उसके अलावा आगे बताया हुआ है कि अगर आप लेट हो रहे हैं तो आप कंडोनेशन फाइल कर सकते हैं कि किन बेसिस पे आप अपील बाद में फाइल करें, आप विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में फाइल नहीं करें। उसके बाद 128 आ गया जी, मेथड ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, और 129 आ गया जी डिसीजन इन अपील। अब इसके बाद मैं चलूँगा इनकम टैक्स रूल्स में और आपको बताऊंगा कि अपील का फॉर्मेट क्या है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, उनका मैं आपको ड्राफ्ट दिखाऊंगा एंड सब्सिक्वेंटली हम शिफ्ट हो जाएंगे आईआरएस पे कि आपने अपील किस तरह फाइल करनी है। चैप्टर 12 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 2002 जो है ये आपका डील कर रहा है कमिश्नर अपील्स को, और इसका रूल है जी 76, अपील टू द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स ऑन वेब पोर्टल। An appeal under section 127 of the Income Tax Ordinance 2001 shall be filed as prescribed on IRS web portal from 1st day of January 2021। और आगे वो बता रहा है 1 जनवरी 2021 से ऑनवर्ड आप जो अपील्स फाइल करेंगे वो IRS के थ्रू फाइल करेंगे। अब अपील किस तरह से फाइल करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे चलता हूँ। आगे वो बता रहा है रूल 76 to 76O सब्स्टिट्यूटेड बाय SRO 1315 सब्स्टिट्यूटेड रूल्स 76 to 76O रीड्स एज फॉलोज। आगे वो बता रहा है कि जो रूल्स हैं वो SRO के थ्रू सब्स्टिट्यूट कर दिए गए हैं और इस तरह से पढ़े जाएंगे। सबसे पहले आपके पास फॉर्म ऑफ अपील आ रहा है, फॉर्म ऑफ अपील में आपको ड्राफ्ट में दिखा देता हूँ, तो नीचे चलता हूँ। तो ये सारे सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं, नीचे चलता हूँ। ये आ गए जी आपके 76 से।
डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, द डेट फाइलिंग ऑफ अपील शैल बी द डेट ऑन विच इट इज फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। जिस डेट को आप अपील फाइल कर रहे हैं आईआरएस के थ्रू, वही आपकी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील है। डॉक्यूमेंट्स टू बी अकम्पनी अपील, द एप्लेंट शैल इलेक्ट्रॉनिकली अटैच डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद अपील नेमली। जो टैक्स पेयर है वो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करेगा अपील की एप्लीकेशन के साथ। दी ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील कर रहे हैं। नोटिस ऑफ डिमांड, आपको कमिश्नर की तरफ से नोटिस आया कितनी अमाउंट की टैक्स पेमेंट करें। प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ अपील फ़ी, जो आपने अपील फ़ी पे करनी है, 5000 है या 2500 है या 1000 है, उसका आपने चालान अटैच करना है। और डी पॉइंट पे आगे बता रहा है एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो एनी अदर डॉक्यूमेंट्स में आगे चल के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। द एप्लेंट शैल एनेक्स एन इलेक्ट्रॉनिक इंडेक्स शोइंग द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड अंडर दिस रूल। आप एक इंडेक्सिंग भी कर देंगे जी कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है हम फाइल कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिकली आ रहा होगा। जब मैं आपको फॉर्म ऑफ अपील दिखाऊंगा तो उसमें इंडेक्स बने हुए हैं कि ये ग्राउंड्स ऑफ अपील आप अटैच करें, ये फॉर्म ऑफ अपील है, ये चालान हो गया, ये आपका सर्टिफिकेट्स हो गए, ये अदर डॉक्यूमेंट्स हो गए। नीचे चलता हूँ। 76C, इंटीमेशन ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील टू द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट से मुराद आपका रेलेवेंट कमिश्नर जिसने ऑर्डर पास किया। दी अपील शैल आल्सो बी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड टू द रिस्पोंडेंट थ्रू आईरस। तो जो आपकी अपील है वो रिस्पोंडेंट को भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो चुकी होगी कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल हुई है, लेकिन आपने फिजिकल भी फाइल करनी है जी। फाइलिंग ऑफ एफिडेविट रिगार्डिंग कॉन्ट्ररी फैक्ट्स, वेयर अ फैक्ट विच कैन नॉट बी बोर्न आउट बाय आर इज कॉन्ट्ररी टू द रिकॉर्ड इज alleged, it shall be stated clearly and concisely by a duly sworn affidavit and shall have to be filed electronically with appeal and shall be produced in original before the commissioner of appeals। तो ये आप एक सर्टिफिकेट देते हैं कि आपने कहीं और अपील नहीं फाइल की हुई इस ऑर्डर के अगेंस्ट। डिफेक्टिव अपील, जिसको पढ़ लीजिएगा जी। पावर ऑफ अटॉर्नी बाय ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो पावर ऑफ अटॉर्नी का मैं आपको बता चुका हूँ कि अपील के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी भी आप लगाएंगे। सपोज कर लें कि आपने ऑथराइज कर दिया अपने किसी एम्प्लॉई को, मैनेजर टैक्सेशन हो गया, आपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, आपने किसी एडवोकेट को बना दिया, तो आपने पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है कि ये बंदा आपके बिहाफ पे अपील फाइल करेगा। उसके बाद आ रहा है जी रूल 76G, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ स्टे एप्लीकेशन। On receipt of an stay application electronically, this in this behalf shall fix the application of hearing in the following manner, namely, for application received before 1 p.m. on a working day, hearing shall be fixed on the next working day, and for applications received after 1 p.m. on a working day, hearing shall be fixed on a day after the next working day। अगर आप स्टे एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं कि आपका टैक्स जो है वो रिकवर ना किया जाए, अगर तो आप 1 PM से पहले फाइल कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे आपकी हियरिंग हो जाएगी। अगर 1 PM के बाद आप स्टे एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो 2 दिन के बाद। स्टे एप्लीकेशन शैल बी डिस्पोज बाय द कमिश्नर अपील्स इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 7 days ऑफ फिक्सेशन। जो स्टे एप्लीकेशन है उस पर आपका जो कमिश्नर अपील्स है वो ऑर्डर देगा विद इन 7 days। डेट एंड प्लेस ऑफ हियरिंग ऑफ अपील एंड स्टे एप्लीकेशन, तो ये आपकी कमिश्नर अपील्स के ऑफिस में होंगी, ये इसको पढ़ लीजिएगा। हियरिंग ऑफ अपील और स्टे एप्लीकेशन ये देख लीजिएगा। नोटिस टू बी इशूड इलेक्ट्रॉनिकली टू बोथ पार्टीज अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 129। नोटिस ऑफ हियरिंग जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली आ जाता है, आपको ईमेल आ जाती है। इसके अलावा जब आप अपील फाइल करेंगे और आपकी अपील आउटबॉक्स में चली जाएगी तो उधर असाइनमेंट टैब में सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी। आगे रिपोर्ट्स है जी, अपलोडिंग मैनुअल ऑर्डर्स, लेटर्स रिसीव, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स, ये सारा कुछ आप पढ़ लेंगे। हमसे जो रेलिवेंट थे वो ये थे जी 76J तक। इससे आगे जितने भी सेक्शंस हैं अपील वाले फॉर्मेट में वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद रूल 77 स्टार्ट हो जाता है और ये एपलेट ट्रिब्यूनल की अपील्स को देखता है। सो जो रूल 76 है वो आपका देख रहा है कमिश्नर अपील्स को, और वो मैं सारा आपको बता चुका हूँ। इसके बाद मैं आपको फॉर्म ऑफ अपील, ग्राउंड्स ऑफ अपील्स और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपील के साथ जो लगेंगे वो दिखा देता हूँ। जब आपने ऑनलाइन अपील फाइल कर ली और आपको डेट ऑफ हियरिंग का नोटिस आ गया, तो जिस डेट पे आप जाएंगे तो आपने एक सेट बना के लेके जाना है। अपील का एक पूरा सेट आप बना के लेके जाएंगे जो आप अपने कमिश्नर अपील्स को देंगे। एक सेट आप अपने पास रख लेंगे और एक सेट जो आप अपने कमिश्नर अपील्स को देंगे प्रॉपर फोल्डर बना के। सो मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप ये इंडेक्स लगाएंगे, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे और इस पे सारी आप इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे और पेजेस का रेफरेंस भी दे देंगे, और साथ पे इसके और इसके साथ आप स्टिकी नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। बिफोर द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स टू, ये अपील्स के डिफरेंट जोन्स हैं। जैसे आपके
एफबीआर में डिफरेंट यूनिट्स एंड डिफरेंट जोन, ऐसे कमिश्नर अपील्स में डिफरेंट जोन्स बने हुए हैं, अपील 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ऑनवर्ड ये आगे चल रहे हैं। सो जब आपने अपील फाइल करनी है तो ये आपने अपील 2 3 ये कुछ नहीं लिखना। तो जब आपकी अपील प्रोसीड हो जाएगी और आपको हियरिंग का नोटिस आएगा तो उस पर लिखा होगा कि अपील्स 2 है, अपील्स 3 है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। और जब आपने इंडेक्सिंग करके ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं तो उसके ऊपर आप लिख सकते हैं अपील 2 है, 3 है, क्योंकि तब तक तो आपको पता चल चुका होगा ना कि आपका केस किस अपील्स के जोन में, अपील 2 है, 3 है, किस में। ABC प्राइवेट लिमिटेड एपेलेंट कौन टैक्स पेयर है जी, उसका नेम आ जाएगा। इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल का नेम आ जाएगा, आगे उसका एड्रेस आ जाएगा। और कंपनी के केस में आपको पता है रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आ रहा होगा। एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस एंड ऑर्डर, किस एड्रेस पे आपको नोटिस दिए जाएं और ऑर्डर दिया जाए। वर्सेस द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट 1 कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर, किस कमिश्नर ने आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया है। तो जो भी ऑर्डर पास हुआ होगा, अगर आप उसके लास्ट पे देखेंगे तो कमिश्नर का नेम भी आ रहा होगा, उसका जोन भी आ रहा होगा, उसका यूनिट भी आ रहा होगा। तो ये सारा कुछ आप जो है उधर से कॉपी कर लेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन है वर्सेस वाली। और ये रिस्पॉन्डेंट है, तो क्योंकि ये रिस्पॉन्ड कर रहा है आपकी अपील के अगेंस्ट, तो नीचे चलता हूँ, इनकम टैक्स अपील, और ये इंडेक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले आ रहा है जी अपील अंडर सेक्शन 127 सब सेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। फॉर्म ऑफ अपील, फॉर्म ऑफ अपील आप लगाएंगे। फैक्ट्स इन ब्रीफ, ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड प्रेयर, ग्राउंड्स ऑफ अपील आप अटैच कर देंगे। अ कॉपी ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 122, जिस भी सेक्शन के तहत आपके अगेंस्ट ऑर्डर इशू हुआ होगा वो ऑर्डर की कॉपी आप लगा देंगे। ओरिजिनल नोटिस ऑफ डिमांड, जो आपको नोटिस ऑफ डिमांड इशू हो गया जी। सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड आर द पॉइंट ऑर्डर टू द एप्लेंट, किस डेट को आपको ऑर्डर रिसीव हुआ उसका आपने एक सर्टिफिकेट देना है जी कि मुझे इस डेट को रिसीव हुआ है, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली चाहे फिजिकली, आपने एक अंडरटेकिंग देनी है। सीरियल नंबर 5 आ गया जी, सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील टू दी रिस्पोंडेंट। तो आपने एक सर्टिफिकेट देना है कि आपने इस डेट को, जो आपका कंसर्न कमिश्नर था जिसने आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया, उसको आपने फॉर्म ऑफ अपील और ग्राउंड्स ऑफ अपील आपने उसको प्रोवाइड कर दिए। और पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने आपको पहले बता दिया कि आप किसी बंदे को ऑथराइज करेंगे, वो आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनेगा जो आपके ब्याह पे प्रेजेंट होगा कमिश्नर अपील्स में। नीचे चलता हूँ, काउंसिल फॉर दी एप्लेंट, जो आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उसके साइन आ जाएंगे, डेट आ जाएगी, किस डेट को आप अपील फाइल करें जी। तो सबसे पहले फॉर्म ऑफ अपील देख लेते हैं।